मायावती जी, वेलकम टू वॉक द टॉक। बहुत प्रिविलेज है हमारी वॉक द टॉक पे। आप अंग्रेजी मीडिया में बहुत कम बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंग्रेजी से नफ़रत है, लेकिन मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, ख़ास तौर से सुल ट्राइब और जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जिनका पॉपुलेशन इस देश में 100 में से 85 के लगभग है, तो ये समाज ज़्यादातर देहातों में रहता है। आज भी 80% पॉपुलेशन देहातों में है, तो ये लोग ज़्यादातर हिंदी को समझते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं कुछ बोलूँ तो मेरी आवाज़ जो बहुजन समाज का जो देहात में रहने वाला तबका वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन आप तो पढ़ रही थी, आप तो कलेक्टर बनने वाली थी, वहाँ इंग्लिश में काम करना होता था। मैं तो फिर मैं इस लाइन में नहीं सोचती ना। जो लाइन मैंने पकड़ी है कि इस देश में जो दबा कुचला तबका है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए जो मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया है, तो फिर मैं इस लाइन में नहीं आती, फिर तो मेरी लाइन दूसरी होती। तो फिर मैं आज इधर गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करती, फिर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तो किसी को हुक्म देती होती। इतनी बड़ी राजनेता ना बनती तो शायद मैं भी गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करता। आप तो दुनिया भर आपके साथ गर्मी में सर्दी में घूमती है। आपको कभी इस बात का अफसोस होता है कि आप IAS बनने चली थी लेकिन राजनीति में आ गई और उसके बाद विवाह भी नहीं कराया, और आपकी राजनीति तो बहुत टफ राजनीति है ग्रास रूट्स की। नहीं, मुझे जब तक मुझे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है तो और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब तक मुझे इसकी पूरी जानकारी थी नहीं कि भाई इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, इसका जब तक मुझे एहसास नहीं था, तो तब तक तो मैं सोचती थी कि भाई मुझे IAS ऑफिसर बनना चाहिए और IAS ऑफिसर बन के मुझे अपने समाज का भला करना चाहिए। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसके ऊपर राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, और जब तक मैं राजनीति में कामयाब नहीं होती हूँ या मैं किसी लायक नहीं बनती हूँ तो मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकती। और इस बात का एहसास मैंने कब किया, जब मैं 1995 में, जब मैं 3 जून 1995 को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत छोटी उम्र में, और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो एक नहीं कई IAS ऑफिसर, कई IPS ऑफिसर जब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें आदेश दीजिए कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं तो आप बताएं कि हम उसको किस तरीके से हम उसको आपकी प्राथमिकताओं को हम पूरा करा सकते हैं, आपके हम हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे सामने एक नहीं जब कई IAS ऑफिसर तो अपनी वो नोटबुक लेकर खड़े हुए कि आप हमें आदेश दीजिए, तो मैंने जब उनको आदेश दिया कि हमारी सरकार की बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये प्राथमिकताएं हैं, तो आप इस और आप लोगों को ध्यान देना, तब मुझे एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेसी से बड़ा जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन यदि चाहे तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए बहुत कुछ अपने समाज का भला करा सकता है। IAS में गई होती तो वो 37-38 साल की उम्र में तब ना मैं मुख्यमंत्री बनी होती, कलेक्टर भी नहीं बनी होती। नहीं कलेक्टर, और फिर मैं अपने समाज का जितना मैंने भला किया है उत्तर प्रदेश में, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ, तो जितना मैंने भला मुख्यमंत्री बनने के बाद, राजनीति में प्रवेश करने के बाद और एक बड़े ओहदे पे जाने के बाद किया है, उतना भला मैं कलेक्टर बनकर नहीं कर सकती थी। कि ब्यूरोक्रेसी के लिए आप कभी कुछ टेंशन रहती है आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ? एक बार मैंने भी आपका भाषण सुना बिजनौर में, और आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरे नाम से थर-थर कांपती है। तो थर-थर नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में मेरी ऐसी सोच है। आपके वोटरों ने बहुत ताली बजाई। नहीं, ऐसा वोटर्स को इस बात का एहसास है कि जब तक मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी और दूसरी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकारें रहीं, तो ब्यूरोक्रेट्स कभी फील्ड में नहीं जाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, तो उनको न्याय बराबर नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को, हर जिले के SP या SSP को, तो मैंने राइटिंग में निर्देश दिए कि हर जिले के अंदर तो जो IAS जो DM और SSP है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो वो दफ्तर में बैठेगा और लोगों की समस्याओं को सुनेगा। तो मेरी समय में तो अधिकारी टाइम के बड़े पंक्चुअल थे
और समय पर दफ्तर में बैठते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और काम करते थे। और ये थर-थर कांपने वाली नहीं, बात थर-थर कांपने का क्या है, नहीं इज्जत नहीं। तो जो मैं उनको टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि भाई आपको इतने समय में इतना काम करना है, तो मैं केवल कहती नहीं थी, करके दिखाती थी। तो जब मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स को टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि आपको 1 या 2 महीने में इतना टारगेट आपको दिया जाता है, ये पूरा करना है, तो उसके बाद मैं रिव्यू बैठक करती थी। उसके बाद में कमिश्नरी वाइज रिव्यू बैठक करती थी, और रिव्यू में जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मुझे मिलता था, तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करती थी। तो इससे जनता बड़ी प्रभावित होती थी, बहुत खुश होती थी। ब्यूरोक्रेसी में बहुत नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं, जो नहीं देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है तो जो काम में विश्वास रखती है और जिनको इस बात का एहसास है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि जो लोग आईएएस या आईपीएस में आए तो वो उनको ये मालूम है हम किस मकसद से आए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। तो जो इस मकसद को समझते हैं उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। लेकिन जो लोग कामचोर अधिकारी हैं, जो जिम्मेवारी को बराबर नहीं समझते, उनको जरूर रियलाइज करते हैं। जितने तबादले हुए कि लगेगा कि 3/4 अधिकारी कामचोरी है, और थोड़ी विरासत तो आपकी भी रही काशीराम जी की। नहीं, ऐसा नहीं, मान्यवर काशीराम जी को कहाँ राजनीति विरासत में मिली है, उन्होंने भी नहीं, वो जब मैं आई हूँ तो मेरे आने पर ही पार्टी बनी है, उससे पहले थोड़ी ना पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। तो मान्यवर काशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पहले पॉलिटिक्स में आए, इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो लेकिन उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और जब तक, और मैं भी उनके साथ में जी जान से लगी रही। यदि मैं मेहनत नहीं करती, उनको भी राजनीति विरासत में नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। चाहे मान्यवर काशीराम जी का सवाल मेरा सवाल है, चाहे हमने जो भी कुछ किया है मेहनत के बलबूते पर किया। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई उनकी बीमारी के बारे में? नहीं, अभी वो क्या है कि उनके जो परिवार के लोग हैं तो वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो जो विरोधी पार्टियां हैं तो वो उनके सीधे साधे होने का वो फ़ायदा उठाती हैं। वो ही नहीं, कोई और भी हो, तो उन्होंने उनको थोड़ा लालच दे करके भाई आप किस तरीके से मान्यवर काशीराम जी को ले आओ, हम आपको बढ़ावा दे देंगे। उनको लोग तो ये कहते हैं उनको कुछ पैसे का भी लालच दिया गया, कुछ राजनीति में हम आपको कुछ बढ़ावा दे देंगे, ऐसा करके उनको इस्तेमाल किया गया। वो पहले भी तो ठीक चलते थे, तो इसलिए अभी एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जब वो लालच बहुत बुरी वाला है। अब उनके हाथों में, विरोधियों के हाथों में खेल गए तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया। तो मैं समझती हूँ कि जो पूरे इंडिया में जो बहुजन समाज है, तो जब उन्होंने विरोध किया मान्यवर काशीराम जी के यहाँ पे रुकने को लेकर, मेरा विरोध किया, कोर्ट कचहरी में गए, तो खुशी की बात यह है कि पूरा देश का बहुजन समाज एक भी उनके साथ खड़ा नहीं हो, सारा का सारा मेरे साथ रहा। तो इसलिए मुझे पूरी खुशी है कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाया तो बहुजन समाज ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन आप उनका ऐसे ध्यान रख रही हैं जैसे परिवार रखता उनका। मान्यवर काशीराम जी का मैं समझती हूँ कि उनके परिवार से ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मान्यवर काशीराम जी का जो भी उनको आके देखता है, जिस तरीके से हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे, सब कहते हैं कि एक बेटा भी ऐसे बाप का ध्यान नहीं रख सकता था। तो आपको इसके बारे में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो भी अभी एम्स वाले आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स वालों को डायरेक्शन दिया कि आप जाकर देखो, इनके घर वाले ये बोलते हैं कि बराबर इलाज नहीं हो रहा है। एम्स की 7 डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है कई बीमारियों में, उनकी टीम आई, उन्होंने कई घंटे मान्यवर काशीराम जी को एग्जामिन किया और पूरी दवाइयों को देखा कि जो उनकी दवाई चल रही है बराबर। लेकिन उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के बारे में रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि जो दवा चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। तो जब एम्स वालों ने हमको वो क्लियर सर्टिफिकेट दे दिया कि उनका बढ़िया इलाज चल रहा है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं, तो हमें क्या चाहिए? लेकिन ये कहा जाता है कि आप छुपा के रखती हैं। मैं छुपा के मैं क्या रखूंगी? किसी को मिलने नहीं देती मैं क्या छिपा के? ये मेरा रेजिडेंस है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में हमने किसी को मना नहीं किया। हॉस्पिटल में मैं आम दरबार लगा दूँ, मुझे क्या मालूम है कि कौन आदमी किस शरारत के तहत इधर आ गया। मेरे को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। हो सकता है विरोधी पार्टी के लोग शरारत के तहत किसी एंटी सोशल एलिमेंट को इधर भेज दें,
और मेरे घर में आके कोई ऐसी चीज रख दे कि जिससे मेरा घर ही उड़ जाए और मैं भी उड़ जाऊं, मान्यवर कांशीराम जी भी उड़ जाए। खास करके रिस्पांसिबल मीडिया है, हाँ, तो उनको देखने देती हैं आप? नहीं तो मीडिया, हम कौन बोलता, मीडिया तो बाकायदा देखने के लिए हॉस्पिटल में जब भी आए हमने कभी नहीं मना किया। मान्यवर कांशी कंट्रोवर्सी तब से हुई। नहीं, ऐसा नहीं, हॉस्पिटल से ही कंट्रोवर्सी हो गई थी, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल से ही, हॉस्पिटल के बाहर तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बत्रा हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने काफ़ी दिन तक धरना प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल में रहते हुए वो लोग कोर्ट कचहरी में गए। हॉस्पिटल में जब मान्यवर कांशीराम थे, हमने मीडिया को उनके सामने लाए और मीडिया के सामने मान्यवर कांशीराम जी ने कहा, जिसमें कई चैनल के लोग थे, सुन लो, उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, मायावती जो कर रही है वो ठीक कर रही है, मैं उनकी सेवा से सहमत हूँ। ये उन्होंने मीडिया को अपनी आवाज में बोला। उन्होंने अभी भी वो आपके पास रह के ज्यादा बिल्कुल बहुत खुश हैं वो, बिल्कुल